कॉन्क्यूरेंसी प्रूव होता है बेटा जब मेरे पास पॉइंट मालूम हो और तीनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन पर जब मैं ये पॉइंट पुट कर दूंगा तो मेरे पास पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी से पूरे सवाल की प्रूफ हो जाएगी बात के लाइंस आर कॉन्क्यूरेंट टुगेदर। लाइंस जो है वो एक दूसरे से या एक दूसरे के साथ कॉन्क्यूरेंट लाइंस कहलाएंगी। अब सवाल यहां पर ये बनता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जैसा 19 है, मैंने आपको हमेशा कहा है मैं आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन साथ कराता हूं ताकि आपको वो क्वेश्चन समझ में आते रहे और चीजें आपको क्लियर रहे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का एक दफा फिर सवाल पढ़ रहा हूं। मुझे यहाँ 3 लाइंस की इक्वेशन चाहिए तो मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में रखकर के की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब जरा दोबारा पढ़िएगा और अब इक्वेशन को 3 लाइन को सपोज करते हुए पढ़िएगा। इक्वेशन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द 2 लाइंस। हमें यहां पर 2 लाइंस की इक्वेशन पता है, 2 लाइंस इक्वेशन मालूम है। एक है k माइनस 1x के वाई माइनस 5 के एक्स 2 के माइनस 1 वाई प्लस 7 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। देखो आप मेरी बात सुनना और सुनना समझना इस चीज को। सपोज कर लो ये लाइन 1 है जो वाई एक्सिस वाली है, ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है। तीनों लाइंस आपके पास है। मैं लाइन 1 को एक्स एक्सिस की लाइन कह रहा हूं जहां पर y की वैल्यू 0 होती है। किसकी वैल्यू 0 होती है? y की वैल्यू। ये बात आपको पता है। लाइन 1 जो है वहां हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना। मीटिंग एंड नहीं हुई है, सॉफ्टवेयर आ गया जी। क्या बात हुई दोबारा सुनिए जी बेटा। क्या बात कह रहे हैं कि लाइन 1 में y की वैल्यू क्या होती है? 0। इक्वेशन तो नहीं मालूम होगा उसकी, लेकिन हमने उस जगह पर क्या लिख दिया? y इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन ने ये बात बता दी कि y इज इक्वल टू 0 के बराबर है, यानी ना तो इसमें x ना तो इसमें कांस्टेंट है। इक्वेशन में क्या क्या होता है? पहले x होता है, फिर y होता है और फिर कांस्टेंट होता है, ऐसे होता है ना। तो ना तो x है ना तो कांस्टेंट है, सिर्फ क्या है? y है। ये लाइन 1 की इक्वेशन हो गई जो कि एक्स एक्सिस की बता रहा है, ठीक है। अब आओ लाइन 2। लाइन 2 की इक्वेशन क्या बन रही थी जी? लाइन 2 की इक्वेशन है k माइनस एक्स k माइनस 1 एक्स k माइनस 1 एक्स प्लस के वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही है जनाब, ठीक है। अच्छा ये फर्स्ट लाइन हो, ये लाइन 2 हो गई। और लाइन 3 क्या है? के एक्स प्लस 2k माइनस 1 वाई प्लस इज इक्वल टू, ये तीनों लाइंस की इक्वेशन आ गई। अब मुझे बात करनी है कि लाइंस जो है वो क्या हो रही है? सिंस लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 आर कॉन्करेंट लाइंस है, तो लिख देंगे इसके अंदर सिंस line 1, line 2 and line 3 are concurrent lines। concurrent lines को प्रूफ करने का जो थ्योरम आपको समझाया था वो थ्योरम बताइए। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 is equal to 0। ये डिटरमिनेंट आपने पढ़ा था, ठीक है। यही बात आपको समझाई गई है लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसका यूज बहुत है। अब हम A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो एक दफा देख लो कि इसको पुट कैसे करते हैं। देखो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम A1 कहते हैं। अगर यहां x ही नहीं है तो कोफिशिएंट हो गया 0। x के साथ जो दूसरा कोफिशिएंट है वो k माइनस 1 है। x के साथ जो a है तो ये आ गया A1 जो कि पहला 0 है। x ही मौजूद नहीं है तो वो क्या हो गया? 0। x के साथ k माइनस 1 ये A2 हो गया। x के साथ k तो ये क्या हो गया आपके पास? A3 हो गया, ठीक है। अब आओ y पर। y तो मौजूद है, y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो उसका मतलब 1 होता है। नीचे y के साथ k मौजूद है और नीचे y के साथ 2k माइनस 1 मौजूद है। इस पर आओ कांस्टेंट। यहां कांस्टेंट भी नहीं है तो 0, यहां पर -5 और यहां पर
+7 और ये सब किसके बराबर है? 0 के बराबर। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट आ रहा है 0, तो इसका मतलब हम इन दो को तो लेंगे ही नहीं। आपको डिटरमिनेंट जब एक्सपेंड करते हैं, पहला एलिमेंट 0 आ रहा है और आखिरी एलिमेंट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो पहले 0 लिखूंगा। अब 0 से को फैक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाए वो फाइनली क्या हो जाता है? 0। अब दूसरा नंबर हमेशा माइनस में लेते हैं, ये बात आपको पता है, और तीसरा नंबर भी 0 ही आ रहा है। रॉ के तीनों एलिमेंट्स हम लेते हैं, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना फर्स्ट ईयर में सीखा था। पहला नंबर 0, दूसरा नंबर माइनस में, तीसरा नंबर 0। अब इससे तो को फैक्टर बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहला और आखिरी 0 है, तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आओ से विस्पर कि 1 से रॉ और 1 का कॉलम अगर हम हटा दें तो k-1, k-5, 7 ये सब किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो अब ये 0 और इस 0 को हटा दे, बचा क्या? k-1 7, यानी AD माइनस BC। तो -1 ऐसी रहेगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा k-1 से, और -5 किससे मल्टीप्लाई हो गया? k से। कोई मसला है आता है? दोनों किसके बराबर हो गए? 0 के। AD माइनस BC, 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7 के -7 माइनस 5 के, 7 में से 5 निकालना है, 2 के -7 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस जो है क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? -2 के +7, के की वैल्यू चाहिए, के बराबर है -7 + 7/2 बन गया। +7 वहां जाके -7 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। चाहो तो ऐसा स्टेप करके देख लो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड। तो के की वैल्यू क्या बन रही है? 7/2। यही के की वैल्यू निकालनी थी आपने। तो कौन कौन से स्टेप समझ में आए कि यहां पर 2 लाइंस की इक्वेशन गिवन थी, तीसरी लाइन की इक्वेशन तुमने कैसे निकाली? क्योंकि वो 2 लाइन है, कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो जब तुम इक्वेशन में a1, b1 और c1 लिखोगे तो a1 कहलाता है x का कोफिशिएंट, तो वहां क्या लिखोगे? 0। b1 कहलाता है y का कोफिशिएंट, तो y के साथ क्या लिखा हुआ है? 1। और c1 क्या कहलाता है? 0, क्योंकि वो कांस्टेंट कहलाता है। अब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा ही है, सिर्फ उसमें क्या मसला है कि अब लाइन जो है वो y एक्सिस पे कट कर रही होती है, तो y एक्सिस पे कट करेगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो a1 तो पता होगा, b1 भी 0 होगा और c1 भी 0 होगा, तो वहां से भी आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? k की वैल्यू निकाल सकते हो। पहले इसको कॉपी कर लो, शाबाश जी। दोबारा देखिए, AD माइनस BC, तो माइनस BC में 5 के माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, 7/12। ठीक है, कॉपी कर ले। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का है, जिनमें मेन एक्सरसाइज 2.1, 2, 4, 5, 3 आपको नहीं पढ़ाई। 1 में भी आपको पता है कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 पर ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। लेकिन 2.2, 2.4, 2.5 पूरी प्रॉपर करेंगे। 2:45 से टेस्ट शुरू होगा, 4 बजे तक टेस्ट होगा। बॉयज का टेस्ट कोचिंग में होगा, सारे बॉयज जो है वो कोचिंग आएंगे, 2:45 तक कोचिंग आना है, कोचिंग आकर टेस्ट देंगे। और गर्ल्स जो होंगी वो ऑनलाइन घर पे टेस्ट देंगी। 2.1 दोबारा सुन ले, क्या बात बोली मैंने? क्या बात बोली मैंने आपको कि बॉयज का पूरा टेस्ट 2:45 से 4 बजे तक कोचिंग में होगा, और गर्ल्स ऑनलाइन घर पे देंगे, उनको मैं ऑनलाइन पेपर शेयर करूंगा, वो घर पे बैठ के देंगे।
आपको पता है 3:45 से 4, ठीक है। अब फिक्स टाइमिंग्स आपको ऑलरेडी पता चल चुकी है। मैं उस दिन सर अयूब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 4:15 तक क्लास शुरू करें, 4:15 से 5 वो क्लास देंगे, 20 से 15 मिनट होके आप घर जाकर ऑनलाइन क्लास ले सकोगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? क्योंकि फ्राइडे को अक्सर आपको पता है कि सर शेन की रिकॉर्डेड क्लास आती है, जिसको आप आराम से बाद में भी देख सकते हो अगर मैं 3 बजे आपको बुला लूं यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रही है बात सबके? ठीक है, टाइमिंग्स नोट कर ले सब बच्चे, शाबाश। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको टाइमिंग्स के बारे में पता ना हो। वॉइस में मैं पहले से कह दूं, खिजर, अरसल, अशर, आमिर अली, स्पेशली आमिर अली, इस चीज को लाइट मत लीजिएगा कि आप टेस्ट देने ना आए और आपके साथ कुछ भी ना हो, ठीक है। और गर्ल्स में भी स्पेशली वो गर्ल्स जो कि क्लासेस नहीं लेती और फिर प्रॉब्लम होती है उनको फिर टेस्ट के हवाले से, तो ख्याल करिएगा। मैंने फर्स्ट ईयर का टेस्ट फ्राइडे को लिया, सिर्फ 2 लड़कियां थी जिन्होंने क्लास में टेस्ट नहीं दिया था, उनके पेरेंट्स को मैंने स्ट्रेट बुला लिया, जो कि आज ही मिलके गए मुझसे सुबह में, ठीक है। तो सीधी बात है, कोई टेस्ट नहीं देगा, उसके पेरेंट्स आएंगे, उनके सामने आपकी हकीकत पता चलेगी तो आपको शर्मिंदगी होगी। तो शर्मिंदगी होने से पहले ही अपने आप को टेस्ट के लिहाज से प्रिपरेशन कर लें। टेस्ट मैंने लास्ट वीक बता दिया था, उससे लास्ट वीक सही है। तो टाइम तो आपके पास बहुत था। 2.1 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि बगल नहीं आएगी। उसमें कौन सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको बता दिया, 14, 15 और 16 वो इंपॉर्टेंट है। वो आई भी है, 14 पहले आया है, सही है। अच्छा लिसन, बस 1 मिनट वो मैं देख लूंगा आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 और 17 एक जैसे होते हैं, इसलिए 11 को अच्छी तरह समझना, छोड़ दो बाद में देखेंगे इसको, मैं करा दूंगा। 11 और 17 एक जैसे होते हैं और 9 और 10, 19 और 20 एक जैसे थे। 11 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इस सवाल की पहचान है। और इस सवाल की सबसे मेजर बात, आप इस सवाल को पहचानेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से। परपेंडिकुलर का फुट क्या हो सकता है भाई? भाई हम खड़े, हमारा फुट क्या है? हमारे पांव, सही है ना। जहां हम खड़े ये हमारा फुट है, जहां मौजूद है। मतलब मैं अगर बात करूं अपनी कि ये मार्कर है, इसका फुट कहां होगा? नीचे। तो इन्होंने बोला, सवाल को जरा गौर से समझना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मुझे ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स है, मुझे ये चाहिए। फ्रॉम -2, 1 टू 3x + y + 1, ऐसे अल्फाज आपने 2.4 में पढ़े थे। फ्रॉम टू दी लाइन, फ्रॉम पहली लाइन का पॉइंट बता रहा है, टू दूसरी लाइन की इक्वेशन बता रहा है। फ्रॉम टू दी लाइन यानी फ्रॉम पहली लाइन का पॉइंट बता रहा है और टू दूसरी लाइन की इक्वेशन बता रहा है। लेकिन ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, इसमें ये बात इन्होंने वाज़ेह कर चुकी। तो बेटा आप देखिएगा डायग्राम कैसे बनेगी। एक पॉइंट है जो इन्होंने बोला -2, 5, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है जिसके फुट का पॉइंट आपने मालूम करना है, जिसको हम कहते थे QX, Y। और वही लाइन जो इक्वेशन बता रही है वो लाइन 2 की है, और वो लाइन 2 की इक्वेशन है 3x + y + 11 = 0। ये दो इक्वेशन आपके सामने, एक इक्वेशन आ गई और एक जो है पॉइंट आ गया। आपको चाहिए ये QX, Y फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी पॉइंट मालूम करना है इस परपेंडिकुलर के फुट के, यानी QX, Y। अब जरा गौर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कैसे निकाल सकता हूं, टेक्निकल बात कह रहा हूं। 2 लाइनें हैं, दोनों लाइनों का वो पॉइंट इंटरसेक्शन सेम है। देखो मेरा जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन 2 पर भी आ रहा है और लाइन 1 पर भी आ रहा है, ऐसा ही है ना। अगर मैं इस लाइन की भी इक्वेशन जान लूं तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा और x और y की वैल्यूज निकाल लूं। मतलब एक की तो इक्वेशन पता है, दूसरे की इक्वेशन चाहिए। दूसरे की इक्वेशन निकालने के लिए अगर मुझे स्लोप पता चल जाए लाइन 1 का, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से
लाइन 1 की इक्वेशन भी आ जाएगी और दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि ये Q और P है, इसको हम नाम देते हैं PQ और ये लाइन 2 है। तो पहले हम P और Q से पहले लाइन 2 का स्लोप निकालते हैं। लाइन 2 का स्लोप परपेंडिकुलर कंडीशन से लाइन 1 का स्लोप निकलेगा। लाइन 1 के स्लोप के बाद फिर हम निकालेंगे अपनी अगर बात, तो बात यहां तक की तो समझ में आ गई। तो अब हम क्या करने वाले हैं, लेट, आप अच्छी तरह जानते हैं तमाम अल्फाजों को, लेट, अच्छा मीटिंग एंड हो जाए तो उसी लिंक को क्लिक करके आ जाइए। लेट क्यू एक्स कॉमा वाई बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बताओ जल्दी से, शाबाश। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ लाइन 2 जिसकी इक्वेशन पता है 3x प्लस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। कैसे निकलता है भाई इक्वेशन की मदद से स्लोप, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। इक्वेशन की मदद से आपको स्लोप निकालना आता है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 1, स्लोप कितना आया m2। सिंस line 1 is perpendicular to line 2, m1 multiply by m2 is equal to -1। m1 निकालना पड़ रहा है हमें और m2 हमें मालूम है, m2 कितना मौजूद है हमारे पास -3, माइनस से माइनस कैंसिल, m1 कितना है बेटा 1/3। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन कौन सी थी जी बताइए, रिक्वायर्ड लाइन लाइन 1 थी जिसका पॉइंट आपको पता है, पॉइंट सवाल में कितना गिवन है -2,5, जिसको हमने नाम दिया x1 y1 और जिसका स्लोप हमें मालूम चल गया 1/3। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 mx माइनस x1। इससे आप बेटा क्या निकाल लोगे, इक्वेशन निकाल लो। शाबाश, इक्वेशन खुद निकालो। शाबाश बेटा, खुद निकालिए इक्वेशन। थ्री मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, इसकी इक्वेशन चाहिए थी आप। अच्छा अब आइए इक्वेशन, लिसन, इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, सब्स्टिट्यूशन